हेलो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन। भाई जिसको ये लगता है बहुत इजी है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। जिसने देख लिया है करके वो आगे चले और जिसने को नहीं आया है भाई वो भी देखें। देखो उसने कहा वह चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अब यहाँ हम हमेशा ये देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का नंबर लिख के कि भैया कौन सा किस नंबर पे आ रहा है और कितने गैप पे बने हुए हैं, ज्यादातर यही तो देखते हैं हम इसके अंदर। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई, यहाँ चारों के चारों में ये देखो, पहले तो अल्फाबेट, इसके अंदर चार अल्फाबेट है, 2 4 6 8 अल्फाबेट है, 2 4 6 7 अल्फाबेट है, 3 और 3 6 अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट कितने हैं उनकी नंबरिंग से भी आप इसे नहीं निकाल सकते। और अगर अल्फाबेट कम ज्यादा है तो फिर यहाँ जो है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ये बन नहीं सकता। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का तरीका क्या होता है कि उनको रीअरेंज करते हैं हम। जैसे अगर मैं इसको देखूं, इसको रीअरेंज करके इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करूं तो ये पुणे बनता है, PUNE, पुणे, है ना। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं और रीअरेंज करके इसे बनाऊं तो ये शिलोंग बनेगा, SHILLONG, शिलोंग बनेगा। ये देखो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भोपाल बनेगा, है ना, भोपाल। और ये देखो ये क्या बनेगा, चेन्नई बनेगा। तो अब आपको समझ में आया कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह पे मिलते हैं लेकिन आते हैं कभी कभी, ठीक है। अब ये चार वर्ड बन गए, अब इन चार वर्ड में असंगत ढूंढना है। अगर ये चारों वर्ड सीधे पहले ही लिखे होते तो आप 1 सेकंड में निकाल देते, लेकिन क्या था, यहाँ अल्फाबेट्स में घूमते रहते हैं बच्चे और देखते रहते हैं कि रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं करते और जो है इनके अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखते रहते हैं, भाई इसमें कितना गैप है, इसमें कितना गैप है, इनमें भी वही गैप मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे लगे रहते हैं। तो अब अगर हम देखें, जो शिलोंग है ये मेघालय की राजधानी होती है, ये आप लोगों को पता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है, जबकि पुणे जो है महाराष्ट्र का एक कोई शहर है, ये किसी की राजधानी नहीं है। तो इसलिए जो यहाँ अन्य से भिन्न है वो ए है, क्योंकि बाकी तीनों के इनको B, C और D के अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके ऐसे शब्द बनेंगे जो किसी न किसी की राजधानी है। फूल, लाल और कपड़ा, तीनों में एक संबंध बनाना है और उस संबंध को आरेख के द्वारा दर्शाना है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फूल के लिए एक आरेख होगा, लाल के लिए एक होगा और कपड़े के लिए एक आरेख होगा, और उन तीनों आरेखों को दर्शाना है कि उन तीनों में क्या ही संबंध बनेगा। अब जैसे हम बात देखें फूल की, तो फूल लाल हो सकता है लेकिन फूल का कपड़े से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, जबकि कपड़ा भी लाल हो सकता है और कपड़े का फूल से कोई रिलेशन नहीं होता। जब ऐसा आपका जो संबंध बनता है जिसमें एक कोई दोनों से संबंधित होता है, जैसे लाल दोनों से संबंधित है लेकिन ये दोनों आपस में संबंधित नहीं है, तब हमेशा जो दोनों से संबंधित होता है उसको ऐसे बीच में बनाते हैं। ये लाल के लिए होगा, ठीक है। और इसको वो लाल और कपड़े का रिलेशन क्या होगा, जो कपड़े है वो कोई कोई कपड़ा लाल भी होगा, तो पूरे कपड़े तो लाल होते नहीं, तो इसलिए मैं कपड़े को ऐसे इससे रिलेट करूंगा। ऐसे ही फूल है, कुछ फूल लाल होंगे लेकिन सारे फूल तो लाल नहीं हो सकते ना, तो इसे मैं यहां बनाऊंगा। लेकिन कोई भी फूल कपड़ा नहीं होगा, इसलिए इस वाले का जो भी हिस्सा होगा वो इससे रिलेट नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी और कोई सा इसमें रिलेट नहीं करेगा। यह है वैनारेख जो कि आप ऐसे बना सकते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। इसमें हमारे पास सीरीज दी हुई है और अल्फाबेट से सीरीज बनी है, जैसे बी से, के से, टी से, ऐसे क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या है, ये है कि पहला लेटर पहले लेटर से हर किसी के रिलेट करेगा, तो उससे जो आपको आंसर चाहिए उसका पहला लेटर आ जाएगा। वैसे तो इन तीनों का आपस में भी एक रिलेशन होगा, उससे भी आगे जा सकते हैं हम। तो दोनों तरीके समझाता हूं, देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी बढ़िया लगेगा वो कर सकते हैं। फिर बी 2 नंबर पे होता है। अब आपका के कितने नंबर पे होता है ये आप लोग बताएंगे, तो कितने पे होता है, 11 पे, और टी कितने पे होता है, 20 पे। अब इनका रिलेशन देखो, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 9
29। अब 29 नंबर तो होता नहीं है, 26 पे जाके जेड आ जाता है और जेड पे ABCD नंबर खत्म हो जाते हैं। तो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 27 पे ए होगा, 28 पे बी होगा और 29 पे सी होगा। इसका मतलब तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तो सी से आपका आंसर स्टार्ट होगा और सी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही आंसर है। तो एग्जाम में तो आप बस यहीं खत्म कर देना, ये आपका आंसर आ गया, आगे चलना। बट पूरा अभी आपको समझाना है तो आप पूरा समझ सकते हैं। अभी यहाँ E5 पे होता है, N14 पे और W जो है वो आपका 23 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 से 9 जोड़ के 14, 14 में 9 जोड़ के 23 और 23 में 9 जोड़ के आपका 32 आता है। ठीक है, अब 32 को कैसे बनाओगे? अब देखो 29 पे अगर C है, 29 पे C है तो 30 पे D होगा, 31 पे E होगा और 32 पे F होगा, तो CF। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ CFI आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था वो भी समझ लेते हैं एक बार, है ना, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो B2 पे है, E5 पे है और H11 पे है। ठीक है भाई, माफ कीजिए, H11 पे नहीं होता, 8 पे होता है, सॉरी 8। 2 और 3 5, 5 और 3 8। ऐसे ही अब यहाँ मतलब 3 3 का गैप हो रहा है। H से K पे और चले जाओ, K कितने पे होते हैं? 11 पे। फिर 11 से ये 14 3 का, फिर ये 17 3 का, फिर ये 3 20, 3 23, 3 26, 3 29, 3 32, 3 35 आगे देखो, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो इनको आपस में ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? अगर आपके पास ऐसी फिगर हो जैसे इस क्वेश्चन में दी है, इससे क्या पता चलता है कि इधर से मैं इधर की तरफ काउंटिंग करूं तो आखिरी कॉलम में हम देखो तीसरे नंबर पे पहुंचे, और ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग करोगे तब भी आप जो है इस कॉलम पे तीसरे पे पहुंचोगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करो या लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करो, इस कोने में अगर दोनों तरफ से नंबर सेम आता है तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि इस पहले नंबर का वर्ग करना है 1, दूसरे का करना है 2 दूनी 4, तीसरे का करना है 3 3 9, मतलब ऐसे जितने भी नंबर होंगे सबके वर्गों को जोड़ देंगे आपस में। तो 9 4 13 और 1 14, यहाँ टोटल 14 वर्ग बनेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि डी 3 के बराबर है, जी 6 के बराबर है तो फन 38 है, तब प्रेसिडेंट का मान क्या होगा? अब डी 3 कहा है उसने, हमें पता है डी अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे नंबर पे आता है, मतलब जो उसका नंबर है इंग्लिश अल्फाबेट्स में चौथे नंबर पे है ये, लेकिन उसने कहा है 3। ठीक है भाई, तो इससे मतलब एक कम करके लिखा हुआ है उसने इसका कोड। ठीक है, जी कितने पे होता है? जी होता है आपका 7 पे, उसने कहा 6, तो यहाँ भी एक माइनस करके किया हुआ है, तो हमें ये संबंध समझ में आ गया कि एक एक माइनस करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे उसने फन को 38 लिखा है तो F 6 पे होता है, ठीक है, U 21 पे होता है और N 14 पे होता है। 6 4 10 11 41। अब क्या है कि इसमें से जैसे सब में से एक माइनस हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, एक माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं। नहीं भाई, उसने F में से भी एक माइनस किया, U में से भी, N में से भी, क्योंकि हर के एक अल्फाबेट के लिए एक माइनस हुआ है ना, तो 3 अल्फाबेट के लिए यहाँ 3 माइनस होगा। 41 माइनस 3 क्या हो गया आपका? 38 हो गया, है ना। तो 38 ही उसने कहा है इसका कोड है, तो इसका मतलब तो ये सही है। इस तरीके से करना है। तो पहले तो आप ये देखो जो हमसे पूछा है उसमें हमारे पास लेटर कितने हैं। अब जितने लेटर होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग माइनस किया जाएगा, बस ये याद रखना, यही गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, टोटल निकाल देते हैं और उसमें से एक माइनस करते हैं, क्योंकि ऊपर सब में एक माइनस हुआ है, लेकिन वहाँ लेटर भी तो एक ही था ना, इसलिए एक माइनस हुआ है। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब जो इन सबको ऐड करके आएगा टोटल, उसमें से 9 माइनस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसमें फटाफट फटाफट से देखते हैं कि भाई कौन कितने नंबर पे होता है। ठीक है, पी जो है हमारा 16 नंबर होता है, ई 5 होता है, आर 18, एस 19, आई 9, डी 4, ई 5, एन 14, टी 20। इनको ऐड कर लेते हैं। 6 5 11, 11 9 20 और 8 28, 28 और 9 37, 4 41, 5 46 और 4 50, 6 7 8 9 2 11, 110। अब इस 110 में से 9 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 101 बनता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस टाइप से तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिस किसी को भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब उसने कहा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है, तो यहाँ देखो एक बदलाव है।
इससे ये फिगर प्राप्त हुई, फिर इससे ये फिगर प्राप्त हुई, इससे कौन सी फिगर प्राप्त होगी वो पूछा है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन होता है, बट ये नॉन वर्बल है, मतलब ये फिगर में है सीरीज, फिगर में सीरीज बनी हुई है, ये नंबर और अल्फाबेट्स नहीं है। तो इसमें एक पैटर्न जो छिपा है वो चेक करके देखना क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आ जाएगा, ठीक है। उस पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे इसमें एक साइन जो अलग से दिख रहा है वो ये है, ऐसे करके, फिर ये इधर की डायरेक्शन में था, अगली उसमें इधर की डायरेक्शन में आ गया, तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। फिर इससे अगले में इधर की तरफ आ गया, तो अगली बार इधर की तरफ आएगा। तो ये वाला जो साइन है ऐसे रहेगा, जिस ऑप्शन में ये होगा वो वाले आंसर होंगे। तो ए में तो नहीं है, डी में तो नहीं है, बी और सी में है। दूसरी चीज जो हमें चेक करनी है वो क्या है, बाकी और चीज देखो जो इसमें चेंज हो रही होगी। जैसे ये चेंज हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये क्या है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने इसकी वैल्यूज ली है, बट हाँ इसे करते कैसे हैं वो समझना है। ये पूरी एक श्रृंखला दे रखी है, उसने सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में एक नंबर ऐसा है जो इस सीरीज में फिट नहीं बैठता, वो हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, पैटर्न पता करते चलना है सीरीज की तरह से, जैसे करते हैं। जैसे 3 से बड़ा 6 है, लेकिन 6 इसके पास है, 30 जो है वो 3 से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इतने स्टेप होने के बाद तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो क्या कर देंगे, इससे साफ साफ पता चलता है कि अंतर का क्वेश्चन है, तो अंतर निकालना शुरू करेंगे। 3 और 6 का अंतर 3, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27। यहाँ 27 होना चाहिए था, 27 और 3 30, तो इसका मतलब 28 यहाँ गलत है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एक टाइप के एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, तो आपको ढूंढना है क्वेश्चन मार्क कहाँ है। क्वेश्चन मार्क यहाँ है। आप देखो हर एक फिगर में 1 2 3 4 5 वैल्यू है, उन 5 में से बीच वाली जो वैल्यू है वो गायब है, लास्ट वाले में मिसिंग नंबर ये वाला। तो इसका मतलब ये कैसे आया, ये कैसे आया, वैसे ही ये आएगा। तो इन दोनों को चेक करेंगे कि भाई ये कैसे आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन मार्क निकल आएगा। अब बात समझते हैं। हमारे पास 0 6 4 और 2 का यूज करके 10 लाना है। भाई 0 6 4 2 छोटी संख्या है और 10 भी एक छोटी सी संख्या है, तो इसका मतलब इन सब की जोड़ या घटा करके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले ना रैंडमली सबको चेक ऐड करके देख लो। 0 6 6 6 4 10, 10 2 12, ये 2 कम है, ठीक है। 10 से रेंडमली 2 माइनस कर देता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ 2 है, क्या पता ये वाली संख्या माइनस हुई हो, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 6 2 8, 8 10 18 और 8 26, 26 से 2 कम है। अब यहाँ वाली संख्या तो 2 थी, यहाँ वाली 8 है, फिर तो अगर इस संख्या को माइनस किया होता तो फिर 8 माइनस होता इधर से, लेकिन 2 माइनस करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब रैंडमली 2 माइनस किया है। तो सबको ऐड कर दो और 2 माइनस कर दो, ये आपका इसमें पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही पैटर्न हमें यूज करना पड़ेगा भाई। तो 14 4 18, 2 20, 10 30, 10 40, 40 में से 2 जाएगा 38, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से जैसे 144 आया, इनका जो संबंध है वही संबंध ऑप्शन में कहाँ दे रखा है। अब जिसको वर्ग याद है उसके लिए तो बहुत इजी है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉगी है, दो नंबर के बीच का संबंध दर्शाता है। तो यहाँ 12 है और 12 का वर्ग हमें पता है 144 होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 की 12 में गुणा की गई हो और तब 144 आया हो। अब आप बोलोगे यार यही तो होता है वर्ग भी, नहीं भाई देखो, वर्ग करना क्या है कि उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करना, और 12 की गुणा 12 का मतलब होता है कि 12 में रैंडमली 12 की गुणा की गई हो तो अगली संख्या में भी 12 की गुणा करनी हो। दोनों तरीके होते हैं, इसका दोनों मतलब होते हैं। लेकिन अभी तो मुझे वर्ग ही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन में ढूंढो वर्ग कहाँ है, ये रहा। 20 का वर्ग 400 होता है। अब हमें लेकिन ये और चेक करना है कि 22 की गुणा 12 में करके तो नहीं आ रहा, 2 दूनी 4, 4 2 6, 264। अगर यहाँ 264 होता ना तो ये भी आंसर हो सकता था, बाकी वैसे है नहीं। यहाँ 12 15 180 होता है तो यहाँ 135 है, 10 12 120 होता है, यहाँ 140 है। तो रैंडमली 12 की गुणा नहीं हुई, वर्ग किया गया है। तो वर्ग और रैंडमली गुणा का अंतर समझ में आ गया होगा इस बात से। बाकी ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये चीज समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया था। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा ये याद करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको ध्यान रखना है कि जहां से क्वेश्चन खत्म होता है, यहां से क्वेश्चन खत्म हुआ इधर वाले पैटर्न से, वहां से आंसर स्टार्ट होगा इधर वाले पैटर्न से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसे यहां खत्म हुआ, ऐसे खत्म हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे से आंसर स्टार्ट होगा और उल्टी हो जाएगी ये फिगर, ठीक है। कहीं के अंदर, सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
यदि भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग हो तो इस इक्वेशन का मान पूछा है। तो हमें क्या करना है, पहले जो है साइंस चेंज करने अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद आपको बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना होता है। जैसे 16 उसने कहा गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाई, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे इसको 3। फिर प्लस का अर्थ क्या कहा उसने, उसने कहा है प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा 5। अब माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है भाग, भाग 2, तो इसका मतलब मैं 2 को बटे में लिख दूंगा। फिर भाग का अर्थ क्या है, गुणा बोला है उसने, तो इसलिए यहाँ गुणा लिखूंगा 4। अब सबसे पहले भाग तो हो गया क्योंकि 5 को बटे में 2 लिख दिया, ये भाग ही है, ये भाग हो चुका है, इसका मतलब ये है। ठीक है, पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है। अब भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो इन दोनों की पहले गुणा होगी। गुणा कैसे करते हैं भाई, जैसे ये 2 से 4 को काटेंगे फिर गुणा होगी, 5 दूनी 10। अब ये हो गया 16 प्लस 3 माइनस 10। अब करेंगे जोड़, 16 और 3 19 और माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो 4 से 18 आया, बड़ी संख्या, 18 से फिर छोटी संख्या हो गई 8, 8 से फिर बड़ी संख्या हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई। ठीक है, ऐसे करके जब पैटर्न चलता है उस पैटर्न में आप बात को समझो कि हमारे पास डबल सीरीज बनती है, और उस डबल सीरीज को कैसे लगाते समझे, तो पहले को तीसरे से, तीसरे को पांचवे से, पांचवे को सातवें से। तो इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर इस वाली सीरीज से आंसर आएगा। 4 और 8 पास पास है, कितने का अंतर है, 4 का। 8 से 12 जाने में भी 4 का अंतर है, तो 12 से आगे भी 4 का अंतर लगेगा, 16 हो जाएगा। तो पहले 16 आएगा, उसके बाद देखते क्या आएगा। फिर यहाँ देखो दूसरी सीरीज, 18 से 14 -4, 14 से 10 -4, 10 -4 करेंगे तो 6 आएगा। तो 16,6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही, एक तो सार्थक होना चाहिए, सार्थक का मतलब जिसका कोई मतलब निकलता हो, जो किसी बात को बताता हो, एग्जिस्ट करती हो वो चीज। ठीक है, उसका आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम उसका साइज हो सकता है, उसकी वैल्यू हो सकती है, उसका अनुक्रमांक हो सकता है, उसका क्रम हो सकता है, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे ABCD है तो D बढ़ता क्रम है सी के मुकाबले, CB के मुकाबले, ऐसे करके। तो अब यहाँ जो चीजें हमें दी हैं वो क्या है, स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, हीरा, ये तो सारे क्या हैं, आपके मेटल्स हैं। अब इनमें देख रहे हैं कौन ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि तो महंगे और सस्ते के हिसाब से देखेंगे ना हम। तो सबसे जो यहाँ देखा जाए सबसे सस्ता है यहाँ चांदी, चांदी से महंगा यहाँ है स्वर्ण, 2 1, फिर प्लेटिनम 3, और फिर हीरा 2 1 3 4 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 पुस्तकें PQRS मेज पर रखी हुई हैं, R को Q के ऊपर रखा गया है। तो R को हम Q के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है भाई। S को P के नीचे रखा गया है, S को P के नीचे रखा गया। अब 2 कंडीशन हमें दे दी, अब इन 2 कंडीशन से हमें इनका सबका अरेंजमेंट बनाना होता है। उसने कहा R सबसे ऊपर नहीं है, R सबसे ऊपर नहीं है तो R किसी के नीचे होगा, लेकिन किसके नीचे, या तो P के या तो S के, और P के नीचे S है तो कम से कम S के नीचे होगा, क्योंकि S तो P के नीचे है, तो ये बन गया सीरीज PSRQ। उसने कहा सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो Q रह गई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। अब हमारे पास ये दे रखा है, तो अब यहाँ एक नया पैटर्न है, हर बारी की तरह थोड़ा सा अलग है। देखो जैसे उसने कहा ABEF, अब कहीं भी EF यहाँ साथ में आ गया, यहाँ EF है, यहाँ भी EF साथ में आ गया, लेकिन EF के पहले AB था, मतलब B था EF के पहले, यहाँ भी EF के पहले H है। जब ऐसे पैटर्न डिफरेंट हो जाए, जैसे यहाँ EF के पहले B, यहाँ EF के पहले H, तो वो रिपीट वाला नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ दोनों अलग अलग बनेंगे, तो इसे हटाएंगे अलग अलग बनाएंगे। तो उसमें पैटर्न समझते हैं, पैटर्न कैसे बनेगा, जैसे AB और यहाँ मुझे D दिख रहा है, अगर मैं यहाँ C लगा लूँ तो AB और CD बन गया, ऐसे करके। ठीक है, तो EF जैसे B से आगे C आता है CD, ठीक है। EF है तो EF से आगे क्या आता है, GH आता है, तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ GH होना चाहिए, ठीक है भाई। और GH से आगे क्या आता है, IJ आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ IJ होना चाहिए। तो अब हमने जो जो यहाँ यूज किया है बस वही देखना है, CGIJ यूज किया है। CGIJ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयोजन नीचे दिए गए वैन आरेख की उचित रूप से निरूपित करता है। अब देखो ये जो आरेख है ना, ये वाला, ये इसका मतलब होता है कि भाई एक कैटेगरी के अंदर ये दोनों आते होंगे, मतलब इस कैटेगरी के अंदर ये दोनों समाहित है, पूर्णतः समाहित है, लेकिन ये पूरा का पूरा इसमें समाहित नहीं है और ये पूरा का पूरा इसमें समाहित नहीं है, मतलब ये दोनों में कुछ थोड़ी सी चीज कॉमन होगी। तो अब इस चीज को देखते हैं कौन सा ऑप्शन फुलफिल करता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पुरुष, डॉक्टर, पिता, तो सारे डॉक्टर पुरुष के अंदर तो आते नहीं है, तो इसमें देखो ये वाली कैटेगरी के अंदर ये बाकी दो आने चाहिए। तो पुरुष अगर यहां दिख रहा है ऐसा कि जो बड़ी कैटेगरी है, डॉक्टर के अंदर आ सकते हैं पिता के, लेकिन महिला भी तो होती है ना डॉक्टर, तो इसलिए ये तो हमारा हो गया गलत, ये नहीं फिट करता। महिला, पुरुष, चाची, अब महिला अलग है पुरुष अलग है, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग बनेंगे, तो यहाँ कोई भी एक ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके अंदर दोनों आ जाएं बाकी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर महिला, पुत्री, बहन, ये देखो पुत्री सारी की सारी महिला होती हैं, बहन भी सारी की सारी महिला होती हैं, लेकिन सारी पुत्री बहन नहीं होती है, लेकिन कुछ पुत्री बहन होती हैं और सारी की सारी महिला के अंदर आती हैं, तो ये निरूपित करता है ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि SKI RPS ट्राई को नाइस संडे मॉर्निंग, TEHSTI RPS को एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, SKI PTR QLM से नाइस मार्केट प्लेस को कोडित किया जाता है, तो संडे के लिए क्या शब्द होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्रुप डी में तो जरूर एक क्वेश्चन होता है। तो इसको करते कैसे हैं समझो। पहले आप पहला स्टेटमेंट लेंगे और दूसरा स्टेटमेंट, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मुझे SKI RPS और ट्राई, यहाँ है TH, यहाँ TH नहीं था तो ये तो कॉमन नहीं है, हटा दो। STI ये रहा, नहीं है ऊपर तो इसे भी हटा दो। RPS ये रहा RPS, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आया कौन से कॉमन बने, कैसे बने, क्यों बने? तो आपने यहाँ से RPS को कॉमन किया, ठीक है, लेकिन इनके जो कोड है उनमें अगर इधर एक कॉमन है ना, तो कोड में भी एक ही कॉमन मिलेगा और वो RPS का कोड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें तो मॉर्निंग है और यहाँ भी क्या है, मॉर्निंग है, तो यहाँ से पता चल गया कि RPS का जो कोड है वो मॉर्निंग है, लेकिन उसने RPS का कोड नहीं पूछा, मतलब मॉर्निंग का नहीं पूछा, संडे का पूछा है। फिर आपको क्या करना है, पहले को तीसरे से कंपेयर करना है, पहले को दूसरे से तो कर दिया, पहले को तीसरे से करना है। अब पहले में SKI है और तीसरे में भी SKI है, तो पहले का जो कोड है और तीसरे का जो कोड है उनको देखो कॉमन करके, तो यहाँ से नाइस है, यहाँ से भी नाइस है। अब पहले में हमारे पास ट्राई बचा है, पहले में क्या बचा है हमारे पास, ट्राई। अब इस ट्राई को देखो, ये ट्राई रहा और इधर क्या बचा, संडे, तो इसका मतलब ट्राई का जो कोड है संडे, तो संडे का कोड ट्राई हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पत्थर हीरे हैं, कुछ हीरे मोती हैं, ये है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो इसको हम बनाएंगे वैन आरेख से। वैन आरेख मैंने पीछे आपको अच्छे से समझा दिए, वैसे भी इसके सेशन कई सारे हो चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे। उसने कहा सभी पत्थर हीरे हैं, तो अगर मेरे पास ये पत्थर है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, हीरे के अंदर आएंगे, तो हीरा इसके ऊपर बनेगा, है ना, हीरा इसके ऊपर कैटेगरी बनेगी, तो हीरे को हम इसके ऊपर बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब समझ में आ गया होगा। उसने कहा कुछ हीरे मोती हैं, तो सिर्फ हीरे, कुछ हीरे, तो कुछ हीरे का मतलब इसका कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा, वो मोती कहलाएगा, ठीक है। अब उसमें भाई पत्थर तो नहीं आया, ठीक है। अब उसने कहा निष्कर्ष, ये हो गया कथन से हमने बना लिया इसका आरेख। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चला कुछ मोती हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं, सारे के सारे पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे पत्थर हैं। जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तब कुछ में आता है, तो ये बस इसके निष्कर्ष निकल सकते हैं। अब उसने पहला निष्कर्ष कहा है कुछ मोती पत्थर हैं, मोती का पत्थर से यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती हैं, ये रे कुछ हीरे मोती हैं और कुछ मोती हीरे हैं, तो इसका मतलब ये वाला सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है यहाँ, बाकी पहला गलत है। EFMIJ का अर्थ है दिल्ली, मतलब इसका कोड जो है दिल्ली है। ई का जो कोड, पहले लेटर का जो कोड है वो पहला लेटर होता है। ई 5 नंबर है, डी 4 है, तो इसका मतलब हमने -1 किया है। एफ जो है 6 नंबर है यहाँ से, और इधर ई जो है वो 5 नंबर है, तो यहाँ भी -1 किया है। एम 13 होता है, एल 12 होता है, फिर से -1 किया। आई 9 होता है, एच 8 होता है, -1 किया। जे और आई में एक अंतर होता है, 10 और 9,
तो ये भी -1 करके किया है। तो बस हमें -1 करना है, मतलब पिछले वाला अल्फ़ाबेट लेना है। जैसे आई, आई 9 नंबर है तो 8 वाला लेना है। 8 पे कौन आता है? एच आता है भाई, ठीक है। तो अंतिम पूछा है बस, एस कितना है? एस से एस है 19, तो 18 आएगा और 18 पे आर होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है? मतलब कौन सी उत्तराकृति में से आपको प्रश्न आकृति मिल जाएगी, कौन से में छिपी हुई है, ये बताना। ये है भैया आप लोगों का होमवर्क। इसे कंप्लीट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या आता है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसके अंदर आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जुड़ना ना भूलिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना, अगर बढ़िया लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए मिलता है कल फिर। थैंक यू।